किताब वही विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। पृष्ठ संख्या 119 के दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर कहानियाँ लिखते थे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई और सुदर्शन की हार की जीत बहुत प्रसिद्ध हुई। ये आदर्शवादी ढर्रे की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद के बाद उनके ढर्रे की कहानियाँ अधिकांशतः प्रगतिशील कहानीकारों ने ही लिखी, जिनमें यशपाल, राहुल, अश्क, अमृत राय पहाड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। यशपाल प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकारों में प्रमुख हैं। उनकी पहली कहानी मकरील, जो 1934 में छपी, उनके कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान की है। उनकी पहली कहानी मकरील 1934 उनके कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान की है। यशपाल मूलतः मार्क्सवादी विचारों के रचनाकार हैं, किंतु उनकी कुछ कहानियाँ यौन भावना पर आधारित हैं। सामाजिक पिछड़ेपन को, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, वे निर्भयता से उद्घाटित करते हैं। इसलिए उनकी कहानियों में व्यंग्य का स्वर आ जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सतमी के बच्चे 1935 के अलावा वोल्गा से गंगा 1942 लिखी, जो इतिहास के विभिन्न युगों को चित्रित करने वाली कहानियों का संग्रह है। इसमें पूरा मानव इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का कहानी संग्रह सबेरा भी इसी प्रकार का है। अश्क उर्दू से हिंदी में आए। उनका पहला कहानी संग्रह जुदाई की शाम का गीत 1933 में छपा था और दूसरा डाची 1937 में। अमृत राय पहाड़ी, शामू सन्यासी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने इसी समय लिखना शुरू किया और स्वतंत्रता के बाद भी लिखते रहे। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, समाज के उपेक्षित और प्राय निम्न वर्ग के पात्रों का चित्रण करते हैं। उग्र व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार के अनेक रूपों को उभारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनके व्यंग्य में करुणा अंतर्निहित होती है। निसंदेह अपने परिवेश की गहरी पहचान उग्र की कहानियों में मिलती है। जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी कहानी की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली धारा के समानांतर बह रही थी। इन पर फ्राइड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है और इन कहानीकारों के यहाँ सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश का अभाव नहीं है। जैनेन्द्र की कहानी एक रात असामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र किसी स्थिति को सहज तौर पर प्रस्तुत नहीं करते, उसमें दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। अज्ञेय ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियाँ भी लिखी है। उनकी प्रारंभिक कहानियों का संग्रह वी पथगा 1937 में निकला था। वे वातावरण और पात्रों की मन स्थिति को परस्पर घुला देने में सिद्धहस्त हैं। इलाचंद्र जोशी की प्रारंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, किंतु 1935-36 तक उन पर फ्राइड के मनोविश्लेषण का गहरा असर पड़ गया। उनके कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार है: धूप रेखा 1933, दिवाली और होली 1942, आहुति 1954। जोशी में सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश के अलावा समझ में न आने वाली स्थितियों के प्रति रहस्य भावना भी मिलती है। तो इलाचंद्र जोशी के जो कहानी संग्रह हैं, धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति 33, 42, 54। नाटक हास्य रचनाकार जेपी श्रीवास्तव नाटकों के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे, जिनमें दुमदार आदमी अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रगतिशील लेखक की स्थापना के बाद प्रगतिशील रचनाकारों का ध्यान नाटकों की ओर भी गया। 1939 के आसपास जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई और इसमें अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मी शामिल हुए। जननाट्य संघ अपने आप को जनक्रांति से जोड़ता था और इसमें अनेक भारतीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कराया। मौलिक नाटकों की रचना को भी प्रेरित किया। बलराज साहनी के नाटक मशाल और जादू, अचेतन से फ्राइड का तात्पर्य मानव मन के उस भाग से है जिसमें
दमित आदिम इच्छाएं, आकांक्षाएं व्यक्ति के व्यवहार में विविध प्रकार से अभिव्यक्त होती है। अतः फ्राइड के मतानुसार व्यक्ति का चेतन व्यवहार भी अवचेतन के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर नियंत्रित और निर्देशित होता है। हाँ, बलराज साहनी के जो नाटक हैं वो मशाल और जादू की कुर्सी, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ, अश्क का तूफान से पहले और शील के नाटक बेकारी, संघर्ष और किसान जननाट्य संघ द्वारा वंचित किए गए। समालोचना, गद्य साहित्य के प्रसार के द्वितीय उत्थान 1893-1918 के अंतर्गत समालोचना के विकास पर विचार करते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वर्ती का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्ल जी की दृष्टि से सही आलोचना पद्धति की कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद या विश्लेषण विभाजन है। वे वस्तुतः अपनी समालोचना पद्धति की ही विशेषता बता रहे हैं। समालोचक कवि की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने वाली सामाजिक चेतना तथा बाह्य परिस्थितियों के साथ साथ रचनाकार के मनोजगत की परीक्षा भी करता चलेगा और ये देखेगा कि ये सब कब उसकी रचना पर कहाँ और कैसे दिखाई पड़ता है। प्रमुख आलोचक: आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884-1941। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुण दोष कथन की रूढ़ियों से उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने भारी तैयारी की, जिसमें शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर का निर्माण करने की प्रक्रिया में वे हिंदी भाषा और स्वरूप के मर्मज्ञ बने। उसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 लिखा। विदित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। मनोविकार संबंधी निबंध लेखन मानव मन के जानने की प्रक्रिया है, जिनसे रामचंद्र शुक्ल ने कवि की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। मनोविकारों के अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर विचार किया। अपने पर्यवेक्षण और अध्ययन के निष्कर्षों पर उन्हें बहुत भरोसा रहता था। प्राचीन या नवीन किसी से भी अभिभूत होना उनके स्वभाव में नहीं था। शुक्ल जी के चिंतन को प्रभावित करने में जर्मनी के प्राणीशास्त्र हेकल की एक पुस्तक का भी हाथ मालूम पड़ता है। शुक्ल जी ने इसका अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया। यह आदि भौतिक विचारों का प्रतिपादक ग्रंथ है। शुक्ल जी ने इस अनुवाद की लगभग 150 पृष्ठों की लंबी भूमिका भी लिखी। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी ने विज्ञान के पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके वैज्ञानिकता अर्जित की। इस अर्जित युगबोध का उपयोग उन्होंने समालोचना में किया। आधुनिक दृष्टि, हिंदी भाषा, साहित्य का इतिहास, मनोविकारों का विश्लेषण और देश प्रेम सब उनकी युगांतरकारी समालोचना क्षमता में घुले मिले हैं। शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना में प्रमुखतः 2 काम किए। एक, प्राचीन काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या करके उसे फिर से रचनात्मकता के लिए संदर्भवान बनाया। दूसरा, जिस तरह उन्होंने काव्यशास्त्र को वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए संदर्भवान बनाया, उसी प्रकार प्राचीन साहित्य को वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए। जिस अर्थ विस्तार को आलोचना का वास्तविक कार्य कहा जाता है, वह शुक्ल जी ने अनेक कवियों, विशेषतः जायसी, तुलसी, सूरदास की समीक्षा के माध्यम से किया। वे विश्लेषण विवेचन के उपरांत विवेच्य रचनाकार की उस विशेषता को ढूंढ लेते हैं जो अन्य से उसे अलग या विशिष्ट बनाती है। उन्होंने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा। तुलसी और सूर पहले से ही लोकप्रिय थे। शुक्ल जी ने उनके काव्य उत्कर्ष को परीक्षित और प्रमाणित किया। दूसरे, अपनी व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में उन्होंने अनेक आलोचनात्मक संबंधी अवधारणात्मक पदों को नई अर्थवत्ता से युक्त किया तथा अनेक अवधारणात्मक पदों का निर्माण किया। रस, आनंद, करुणा जैसे शब्दों में उन्होंने नई अर्थवत्ता भरी। लोक मंगल, कर्म सौंदर्य, गल्प प्रबंध, प्रसंग गर्भत्व, शील दशा जैसे पदों का निर्माण किया। इंद्रिय बोध, संवेदन, विचार, वासना, संस्कार, भाव आदि पर मौलिक विचार करके हिंदी काव्य शास्त्र और का सौंदर्य शास्त्र की नींव रखी।
समकालीन साहित्य को वो देखने परखने के बाद ही स्वीकार करते थे। जो किताब अर्नेस्ट हेकल की थी, जिसका अनुवाद किया, वो है द रिडल ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की पहेली। समकालीन काव्यधारा में श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदतावाद को वे हिंदी का अपनाए हुआ अपना मार्ग समझते थे। छायावाद को वे रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति और चित्रात्मक भाषा शैली तथा लक्षणा का प्रगल्भ विकास मानते थे। छायावादी प्रबंध काव्यों द्वारा उसकी भावभूमि विस्तार का स्वागत करते थे। छायावादी कवियों में पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। वे यूरोपीय साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। अपने लेखन में उन्होंने समकालीन विदेशी साहित्य पर निहायत आत्मविश्वासपरक एवं विश्वसनीय टिप्पणी की है। शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। वे काव्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को अनावश्यक एवं हानिकर समझते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र उनका सुदृढ़ दुर्ग है। शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे और काव्य के क्षेत्र में वो आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को अनावश्यक और हानिकारक समझते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र और उनका सुदृढ़ दुर्ग है। उनके सैद्धांतिक निष्कर्षों से मतभेद हो सकता है, किंतु उनकी व्यवहारिक आलोचना परम विश्वसनीय होती है। काव्य में उनके आदर्श रचनाकार वाल्मीकि और तुलसी हैं। कहीं कहीं सामाजिक मर्यादा प्रियता उनके काव्य आलोचना में बाधक भी हुई। इसी के चलते वे कबीर के काव्य उत्कर्ष की पूरी पहचान नहीं कर पाए। शुक्ल जी के सभी निबंध चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित है। धन्यवाद।